हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद एवं अनुसूचियां यानी आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं रेलवे में उसको सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे आर्टिकल्स एंड शेड्यूल से संबंधित वो सारे रेलवे में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो भारतीय संविधान से संबंधित ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। भारतीय संविधान का क्या स्रोत है, क्या फीचर्स हैं, उसके बाद स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। तो 3 वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है। एक प्लेलिस्ट बना होगा इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू करके, उसमें जाकर के आप देखेंगे तो ये तीनों वीडियो जो है इससे पहले जो अपलोड किए गए हैं वो मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं ये तीनों वीडियो आप जाकर के सबसे पहले। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और ये आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, जैसा कि स्क्रीन में आप लोग देख रहे होंगे। क्वेश्चन क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? जिस तरीके से वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 शेड्यूल है, 12 जो है अनुसूची है, उनमें से पूछा जा रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शंस दिए गए हैं 12वीं अनुसूची, 7वीं, 8वीं, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, व्याख्या किया गया है। वहीं पे अगर हम बात किया जाए 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में जो है 10वीं अनुसूची यानी 10वीं शेड्यूल में दल बदल प्रणाली की बात कही गई है। दल बदल प्रणाली की व्याख्या की गई है। एक्सप्लेनेशन करते हुए जाएंगे ना, चीज़ों को बताते हुए जाएंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। वहीं बात करें 8वीं अनुसूची की, तो 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषा के बारे में डिस्कस किया गया। आगे राजभाषा से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रेलवे में पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषा के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। और वहीं पे 12वीं अनुसूची की बात करें तो 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कहा गया है। शहरी स्थानीय स्वशासन के बारे में व्याख्या क्या है, बताया गया है 12वीं अनुसूची में। तो ये था इसका क्वेश्चन और इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में बिल्कुल पूछा हो गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया? अभी बताया है कि भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो याद रखेंगे 8वीं अनुसूची में भारत की जो 22 भाषाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। तो मूल रूप से अगर बात किया जाए, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में कितनी थी? 14 भाषाएं थी। 14 लैंग्वेज पहले था, लेकिन बाद में जो है ऐड किया गया है। बाद में जो है 8 भाषाएं ऐड की गई है। उसी में जो झारखंड का जो भाषा है, एक संथाली भाषा, झारखंड जनजातीय की एक संथाली भाषा है। संथाली जनजाति की जो भाषा है संथाली भाषा, इसको भी भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची के तहत इसको भी जोड़ा गया है, संथाली भाषा को। तो ये भी याद रखेंगे आप। और ये कब जोड़ा गया है? 2003 ईस्वी में। और 92वां संशोधन जो हुआ था भारतीय संविधान का, उसके तहत 2003 में झारखंड की जो जनजातीय भाषा है संथाली भाषा, उसको भी 8वीं शेड्यूल के तहत 22 भाषाओं में जोड़ा गया है। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? भारतीय संविधान के जो आर्टिकल्स हैं उसको कितने भाग में समूहबद्ध किया गया है? तो मूल जो संविधान था
मूल संविधान की बात करें जो 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, पूरी तरीके से पूर्णतः लागू किया गया था। तो मूल संविधान में टोटल भाग की बात करें तो भाग की जो संख्या थी वो 22 भाग था। और वहीं पे आर्टिकल की बात करें यानी अनुच्छेद की संख्या, तो अनुच्छेद की जो संख्या थी 395 थी। और शेड्यूल्स की बात करें यानी अनुसूची की, तो शेड्यूल की जो संख्या थी वो थी 8। लेकिन वर्तमान संविधान देखा जाए भारत का, उसमें 22 भाग के साथ साथ 3 और भाग जोड़े गए हैं संविधान को संशोधन करते हुए। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के जो भाग है वो टोटल 25 भाग हैं। और ये 3 भाग क्या है, उपभाग है। तो 22 और ये 3 उपभाग को अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल भारतीय संविधान में जो है 25 भाग है। अनुच्छेद की बात करें, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की जो संख्या है वो 448 है। और शेड्यूल की बात करें तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में जो शेड्यूल की संख्या है वो आपका 12 है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है, तो ऑप्शन बी 22 होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्तमान समय नहीं पूछा गया। अगर वर्तमान कहीं पे अगर जोड़ा जाता है इस क्वेश्चन में तो उसका राइट आंसर हो जाता 25, है ना। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जिस टाइम लिखा गया था संविधान, मूल संविधान जिसे कहा जाता है, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया था, उस टाइम जो है भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में डैश भाग और डैश अनुसूचियां हैं, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं, तभी बताएं कि भारतीय संविधान में टोटल कितने थे। मूल संविधान की बात किया जाए तो 22 भाग है। और वहीं पे अनुसूची की बात किया जाए, अनुसूचियां तो कितनी है, अनुसूचियां की बात किया जाए तो 12 है ना। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। सॉरी, ओ हाँ, 25 और 12 है ना, तो 22 और 3 उपभाग जोड़ दें तो 22 और 3 क्या हो जाएगा, 25 भाग हो गया और 12 अनुसूची हो गया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये ग्रुप डी में पूछा गया था 2022 वाले एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियों के साथ कितने आर्टिकल हैं। तो वर्तमान समय में जो है 12 अनुसूची के साथ साथ कितने आर्टिकल्स हैं, 448 है ना, 448 आर्टिकलों की जो है संख्या है भारतीय संविधान में वर्तमान समय में। तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को डैश सूचियों के रूप में दर्शाया गया है। तो संविधान में जो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है, बंटवारा होता है, उसको किस सूची में रखा गया है, दर्शाया गया है, बताया गया है। सूची 2, ऑप्शन बी सूची 4, ऑप्शन सी सूची अनुसूची 3, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। थर्ड शेड्यूल में जो है, थर्ड शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची में जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है, विभाजन होता है, उसके बारे में बताया गया है। याद रखेंगे, थर्ड अनुसूची। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। देखिए किसकी बात हो रही है, कौन सा आर्टिकल की, 279 ए इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यूपीएससी, भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी वित्त आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर परिषद। क्या आंसर होगा इसका, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, है ना। वस्तु एवं सेवा कर जो परिषद है, ये अनुच्छेद 279 ए की जो आर्टिकल्स है, जो धारा है, उसी में संवैधानिक निकाय की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है।
ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है ना। क्वेश्चन क्या है कि किस विशेषता के अनुसार, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका होती है, यानी अपने प्रतिनिधियों के चुनने में, जो है निर्वाचन का मतलब होता है इलेक्ट करना है ना, यानी चुनना। तो उनमें जो है किसकी प्रत्यक्ष भूमिका होती है, डायरेक्ट भूमिका। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। तो मौलिक अधिकार, सरकार का संसदीय स्वरूप, ऑप्शन सी शक्तियों का पृथकीकरण, ऑप्शन डी धर्म निरपेक्षता। तो राइट आंसर होगा सरकार का संसदीय रूप, है ना। सरकार का संसदीय स्वरूप जो है एक भारतीय संविधान की एक ऐसी विशेषता है जिसके अकॉर्डिंग जो है भारत की जनता जो है अपने प्रतिनिधित्व को इलेक्ट करती है डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधित्व चुनती है। सरकार का संसदीय स्वरूप के विशेषता के अकॉर्डिंग इसी के अंतर्गत जो है ये चीजें बताई गई हैं। अगला प्रश्न क्या है, 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ये ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2022 में। तो 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन बी 12 अनुसूचियां होगा इसका। अभी बताया कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे और 22 भाग थे। लेकिन इस अब वर्तमान समय में भारतीय संविधान में टोटल आर्टिकलों की संख्या 448 है और भाग की जो संख्या है वो 25 हो गई, क्योंकि 22 भाग है और 3 उपभाग है, तो तीनों को मिला करके जो है 25 भाग हो गए। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल जो है भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 43, आर्टिकल 341, आर्टिकल 200, आर्टिकल 241 ये क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 341। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 341 है इसके अकॉर्डिंग जो है भारतीय संसद को ये ताकत दिया गया है कि जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर भी सकती है और उसे बाहर भी कर सकती है। ये जो है भारतीय संसद को पावर मिला हुआ है भारतीय संविधान के आर्टिकल 341 के तहत। तो ये था बातें 341 के संबंध में। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन इसका अपवाद है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, नहीं, ऑप्शन ए तो नहीं होगा। यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, ये ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के संबंध में बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो होगा राइट आंसर बनेगा। कोशिश है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करें और जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी उसमें मैं खुद ब खुद एक्सप्लेन भी करता हुआ चला जाऊंगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 72 इनमें से किससे संबंधित है? आर्टिकल 72 जो है भारतीय संविधान का, उनमें से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बताना है किससे संबंधित है। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 72 है ये राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति की व्याख्या करता है। राष्ट्रपति के पास जो है किसी को क्षमा करने की शक्ति होती है। जैसे किसी को अगर फांसी की भी सजा सुनाई गई है और अगर राष्ट्रपति चाहे उसको माफ कर दिया जाए तो उसको माफ कर दिया जा सकता है। किसी को सजा को अगर माफ करना हो तो राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि उसकी जो है क्षमा किया जा सकता है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 72 के तहत ये राष्ट्रपति को पावर मिला हुआ थी। इस बात को याद रखेंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि हर एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी की भी क्षमा को माफ कर सकता है, क्योंकि ये ताकत आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को दिया गया है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया था एनटीपीसी, ये फर्स्ट पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, किस आर्टिकल के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं। तो अभी बताएं, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को यह पावर मिला हुआ है कि वो किसी भी व्यक्ति जो है जो मृत्यु दंड की सजा पा चुका है तो उस व्यक्ति को क्षमा भी कर सकता है, फांसी को कैंसिल भी कर सकता है या फिर सजा में कमी भी कर सकता है आर्टिकल 72 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची जो है जिसे कंकरेंट लिस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, कंकरेंट लिस्ट के तहत कौन आता है। वन, पुलिस, व्यापार, रक्षा। तो कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत कौन आता है, वो आता है वन। ठीक है, वन जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में जो शिक्षा है, एजुकेशन है, उसको किस सूची में शामिल किया गया है, कौन सा शेड्यूल में रखा गया है शिक्षा को। सरकारी सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ऑप्शन डी संघ सूची। तो इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो शिक्षा की बात कही गई है, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है, यानी कंकरेंट लिस्ट में इसे शिक्षा को भी रखा गया है। तो याद रखेंगे कंकरेंट लिस्ट को जो है, कंकरेंट लिस्ट में शिक्षा को भी रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो बताया समवर्ती सूची इसका राइट आंसर होगा, समवर्ती सूची। लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। चलिए फटाफट आगे बात करते हैं, जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया है, यह भी प्रश्न जो है बहुत अच्छा पूछा गया कि जीने का अधिकार जो है राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14। तो ये जो है आर्टिकल 21 के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 21 के तहत जो है जीने का अधिकार दिया गया है, राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, है ना। इसको स्टार मार्क कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। 20A में किस अधिनियम के बारे में व्याख्या किया गया, उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार। इसका सही आंसर कौन सा होगा, शिक्षा का अधिकार। 21A जो है शिक्षा का अधिकार का बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार की व्याख्या की गई है। शिक्षा के अधिकार, तभी बताया शिक्षा के जो अधिकार है वो आर्टिकल 21A में कही गई है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21A में जो है शिक्षा के अधिकार की बातें कही गई हैं। संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत
जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान की गई है। देख सकते हैं आर्टिकल पूछा जा रहा है कि कौन सा आर्टिकल के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तित्व स्वाधीनता प्रदान किया गया है। आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 23। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अगर नीचे आप लोगों का अगर कमेंट हम पढ़ेंगे, अगर आप लोगों को किसी तरीके का कुछ क्यूरी है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आप लोगों को एमसीक्यू चाहिए या फिर पीवाईक्यू चाहिए, उसको हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रोवाइड करवाएं। ठीक है, देख सकते हैं अगला प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? जीवन का जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है। आर्टिकल 21 में जो है जीवन के अधिकार को शामिल किया गया है, जिसे राइट टू लाइफ भी कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न उसी से है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में जीने के अधिकार यानी राइट टू लाइफ है? तो राइट टू लाइफ जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 अनुच्छेद संख्या 21 में बताया गया, इसकी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, आपातकाल के समय यानी इमरजेंसी के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? इमरजेंसी के टाइम में कौन सा अनुच्छेद को जो है कौन सा अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? चार ऑप्शंस जो है दिए गए हैं, तो कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है आपातकालीन के टाइम? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ऑप्शन ए आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 जो है इसको आपातकालीन के समय आपातकाल के टाइम इस आर्टिकल्स को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं आरपीएफ एसआई 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संप्रभात स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण साक्ष्य प्रतिबंधित है? वो आर्टिकल्स आपको बताने हैं। तो आर्टिकल 20 संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत आत्म संप्रभात यानी स्वयं के विरुद्ध अध्यारोपण जिसे कहा जाता है उसके साक्ष्य प्रतिबंधित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? आर्टिकल 370 के जो मुख्य मसौदाकार है वो कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही आंसर होगा सी एन गोपाल स्वामी अयंगर जो थे आर्टिकल 370 के मुख्य मसौदाकार थे। मसौदाकार का मतलब होता है क्या? अंग्रेजी में इसे ड्राफ्टर कहा जाता है। जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं ना उसी को बोला जाता है
मसौदाकार यानी ड्राफ्टर। तो आर्टिकल 370 जो था उसके ड्राफ्टर कौन थे? एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो जम्मू एंड कश्मीर से जो है धारा 370 को हटाया गया है। भारतीय संविधान में धारा 370 और 35A जो है जम्मू कश्मीर से जो संबंधित था उसको हटाया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों में बांटा गया, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो आर्टिकल संख्या आपको बताना है। तो आर्टिकल नंबर 43, ठीक है। आर्टिकल 14 नंबर 3 जो है, आर्टिकल्स नंबर 43 जो है ये कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी और आदि का प्रावधान इसमें किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल्स पूछा जा रहा है किस आर्टिकल के तहत जो है कौन से अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने पर राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर वहीं पे बात करें 15 का, आर्टिकल 15, ये जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, ठीक है। अनुच्छेद 31 की बात किया जाए, अनुच्छेद 31 की जो बात किया गया है इसमें संपत्ति का अनिवार्य अर्जन के बारे में बताया गया। और वहीं आर्टिकल 14 की बात करें तो ये जो है विधि के समझ, समानता तथा विधियों का समान संरक्षण है। विधि के समझ सामने जो है समानता की बात करता है। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी की बात इसका रखा जाता है, व्याख्या किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? देखिए किसका पूछा जा रहा है, भाग 4 का जो आर्टिकल 43B है वो किससे संबंधित है? ग्रामीण व्यापार केंद्रों से, ग्राम पंचायत से, वन विकास से, ऑप्शन डी सहकारी समितियों से। किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वो किससे संबंधित है? भाग 4 का जो धारा 43B है ये सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियों से। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, 32 एंड 226। याद रखेंगे भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक रूप से व्यक्त किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्च न्यायालय यानी रीट, जिसे आदेश कहा जाता है, जारी कर सकते हैं? वो आर्टिकल बताना है जिसके तहत भारत के जो उच्च न्यायालय है यानी हाईकोर्ट जो है वो रीट जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 131, आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 226, ऑप्शन डी आर्टिकल 143। तो किस आर्टिकल के तहत जो है भारत के उच्च न्यायालय रीट जारी कर सकते हैं? तो आर्टिकल 226 के तहत। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 226 के तहत भारत के जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो रीट यानी आदेश जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया, राष्ट्रपति के कार्यकाल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 54, 55,
ऑप्शन सी आर्टिकल 53, ऑप्शन डी आर्टिकल 56। तो ऑप्शन डी आर्टिकल 56 है ना। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 56 जो है ये भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, व्याख्या किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण के तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करेंगे। क्या बताया गया है? 5 साल तक क्या करेंगे? धारण करेंगे। उसके बाद फिर चुनाव होगा। वहीं पर आर्टिकल 53 की बात करें तो 53 किस बात का उल्लेख करता है? 53 जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, इसकी उल्लेख करती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति में होगी। आर्टिकल नंबर 53 ये कहता है। वहीं पे बात करें 54 का तो 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 280 इनमें से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 280 जो है किससे संबंधित है? निजता, वित्त आयोग, शिक्षा, समानता से। तो बताइए किससे संबंधित है? ये जो है वित्त आयोग से संबंधित है। याद रखेंगे भारत का संविधान जो है उसमें जो आर्टिकल नंबर 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? 371 ए के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? गोवा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर को 370 के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। पांडुचेरी भी इसका नहीं आंसर होगा, ऑप्शन बी नागालैंड होगा, है ना। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। और अगर यहीं पे सिर्फ 371 पूछता, यहाँ पे तो ए है ना, 371 ए जब पूछेगा तो नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किया गया, विशेष दर्जा दिया गया है। लेकिन अगर वहीं पे 371 सिर्फ लिखा रहता, 371 पूछता तो ये जो हो जाता महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है इस आर्टिकल में। तो देखिए फर्क आप समझिए, 371 ए पूछेगा तो नागालैंड, 371 सिर्फ पूछेगा तो महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष प्रावधान की बात कही गई है। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ इंफॉर्मेशन ताकि जो है आप लोगों को हेल्प हो सके। 371 ए तो आप लोगों ने देखा किसके लिए है? नागालैंड के लिए है। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। वहीं पे अगर 371 सिर्फ पूछे तो ये जो है सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात स्टेट के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 371 बी की बात किया जाए तो इसमें असम राज्य की बात कही गई है, विशेष प्रावधान, विशेष दर्जा दिया गया है। फिर 371 सी की बात करें तो अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर राज्य जो है इसके लिए विशेष बातें की गई है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। और 371 डी की बात किया जाए तो 371 डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये था इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जिस आर्टिकल के तहत अलग अलग राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, विशेष प्रावधान किए गए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? आर्टिकल 1 में क्या किया गया है? भारत जो होगा अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। पहला ही आर्टिकल जब भारतीय संविधान का देखेंगे तो उसमें आर्टिकल नंबर 1 में क्या लिखा गया है? इंडिया जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? किस आर्टिकल के तहत संसद को ये पावर दिया गया है कि राज्य का गठन कर सकती है, उसके सीमाओं में फेरबदल कर सकते हैं, या फिर घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं? तो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है आपका 3। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, इसमें संसद को ये पावर दिया गया है कि किसी भी राज्य के गठन कर सकते हैं, किसी भी राज्य की सीमाओं में फेरबदल कर सकते हैं, उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 3 जो है संसद को पावर देता है, और ये एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में। अगला प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? वो राज्य बताना है जो भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के द्वारा शासित नहीं है। त्रिपुरा, असम, मिजोरम। ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, है ना। 6वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान की जो 6वीं अनुसूची है उसके द्वारा जो है अरुणाचल प्रदेश को शासित नहीं किया गया है। तो ये था कुछ शेड्यूल्स और तो इस तरीके से जो आर्टिकल्स और शेड्यूल से संबंधित पीवाईक्यू क्वेश्चन थे जो रेलवे में पूछे गए थे, आप लोगों ने जैसा कि देखा होगा स्क्रीन में, सारे क्वेश्चन रेलवे के पीवाईक्यू थे। तो फिर मिलते हैं बचे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इसमें भी कुछ क्वेश्चन जो है बचे हुए हैं आर्टिकल एंड शेड्यूल से, तो उसको हम लोग कल करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर प्रियम्बल में आ जाएंगे। प्रियम्बल से जो संबंधित पूछे गए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले से अगले क्लास में करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।